अब जैसे मान लीजिए हम लोग ने एल्काइल ग्रुप को डिस्कस किया। एल्काइल ग्रुप का मतलब होता है, एल्काइल ग्रुप का मतलब है कोई भी ग्रुप जो किसी पेरेंट एल्केन से एक हाइड्रोजन एटम रिमूव करके बनता है ना, यानी किसी हाँ एल्केन में एक हाइड्रोजन एटम रिमूव कर दे, निकाल दे, तो जो ग्रुप बचेगा उसको हम एल्काइल ग्रुप कहेंगे, उस एल्केन का। अब ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है एल्काइल ग्रुप की प्रैक्टिस के लिए, एल्काइल ग्रुप कैसे ड्रॉ करेंगे या एल्केन कैसे ड्रॉ करेंगे उसके लिए, है ना। क्वेश्चन पढ़िए जरा। Write structure of different isomeric alkyl groups corresponding to the molecular formula C5H11. Write IUPAC names of alcohols obtained by attachment of OH groups at different carbons of the chain. मतलब आपके पास एक एल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला दिया हुआ C5H11, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के C5H11 यानी 5 कार्बन एटम्स हैं, तो इस हाँ फॉर्मूले में एल्काइल ग्रुप आप ड्रॉ कर सकते हैं। वो सारे एल्काइल ग्रुप ड्रॉ करने हैं और उन एल्काइल ग्रुप्स में OH ग्रुप अगर हम अटैच करें तो हम एल्कोहल बना सकते हैं उन एल्काइल ग्रुप्स के करस्पॉन्डिंग एल्कोहल्स। तो हर एक एल्काइल ग्रुप में आप ठीक है। OH अटैच करके उनको एल्कोहल में चेंज करिए और उस एल्कोहल का IUPAC नेम भी लिखिए। इतना करना। पहले तो हमें C5H11 इस फॉर्मूले के कितने अलग अलग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं एल्काइल्स में, कितने डिफरेंट एल्काइल्स बन सकते हैं वो बनाइए, और उन एल्काइल्स के करस्पॉन्डिंग एल्कोहल्स बनाइए OH अटैच करके। ठीक है। तो ठीक पहले है। तो हमें ये समझना है कि C5H11 के हम कितने स्ट्रक्चर बना सकते हैं एल्काइल्स, कितने एल्काइल ग्रुप्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, कितने एल्काइल ग्रुप्स इस पर्टिकुलर फॉर्मूले C5H11 के बन सकते हैं। देखिए एल्काइल ग्रुप के पेरेंट कौन है? एल्केन। एल्काइल ग्रुप बनते हैं एल्केन। हाँ तो C5H11 जो एल्काइल ग्रुप है इसका पेरेंट एल्केन होगा C5H12। हाँ C5H12 ये जो एच एल्केन है, ट्वेल्व इससे ही हाइड्रोजन हटाकर आप C5H11 बनाएंगे। हाँ तो पहले जरा हम C5H12 यानी इसके जो पेरेंट एल्केन है, पहले उनके स्ट्रक्चर देखें कि C5H12 के कितने स्ट्रक्चर बनेंगे। पहले हम पेरेंट ठीक है। एल्केन बनाए और हर पेरेंट एल्केन के कितने एल्काइल ग्रुप बन सकते हैं ये देखने पड़ेंगे। ठीक है। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ तो जरा हाँ देखिए। 3 बनेंगे। हाँ, अब देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि C5H11 इज एन एल्काइल ग्रुप। ये तो एक एल्काइल ग्रुप है, और एल्काइल ग्रुप हाँ मिलते हैं ऑब्टेन्ड बाय रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम C5H12। Therefore, to draw ठीक। the all possible structures of C5H11, we have to start with all possible structures of C5H12। पहले 12। C5H12 से स्टार्ट करिए। अब यहाँ पर देखिए मैंने 3 डिफरेंट कॉलम्स बनाए। पहला है पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ऑफ C5H12। ठीक है, उसके हाँ कितने स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेंगे, फिर इसके बेसिस पे हम बनाएंगे पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ऑफ C5H11। मतलब इन ठीक है। स्ट्रक्चर्स में से एक हाइड्रोजन हम हटाते जाएंगे C5H12 के जो स्ट्रक्चर्स हैं, तो उससे C5H11 के पॉसिबल स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे, हाँ और उसमें OH अटैच करके हम करस्पॉन्डिंग एल्कोहल्स बना लेंगे। ठीक। तो पहले जरा हम C5H12 के देखिए 3 स्ट्रक्चर बन सकते हैं। आपने बनाया होगा, होमवर्क दिया था मैंने। हाँ एक 5 कार्बन के मेन चेन के साथ यानी CH3 CH2 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 CH3, मतलब सिंपली। पेंटेन। दूसरा 4 कार्बन की मेन चेन और एक मिथाइल ब्रांच में, मतलब 2 2 मिथाइल मिथाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन। और तीसरा हो सकता है आपका 2 डाई मिथाइल 2 प्रोपेन। 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो ये 3 स्ट्रक्चर्स तो C5H12 के होंगे। अब हर एक स्ट्रक्चर, क्योंकि ये जो 3 स्ट्रक्चर्स आपने बनाए ये एल्केन्स के स्ट्रक्चर हैं, इन्हीं ठीक है। स्ट्रक्चर्स में से जब हम हाइड्रोजन एलिमिनेट करेंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग एल्काइल्स बनेंगे। हाँ अब हम देखते हैं इनके एल्काइल्स कैसे बनेंगे, जरा वन बाय वन देखिए। पहला, जैसे आपके पास स्ट्रक्चर था C5H12 5 कार्बन का स्ट्रेट चेन, इसमें आपको एक हाइड्रोजन एटम हटाना, लेकिन वो हाइड्रोजन आप किसी भी पोजीशन से हटा सकते हैं, तो इसलिए इसके एल्काइल एक से ज्यादा बनेंगे। जैसे समझिए, वो हाइड्रोजन एटम आप यहां से भी तो हटा सकते हैं। हाँ तो जब यहां से एलिमिनेट करेंगे हाइड्रोजन, तो हमारा करस्पॉन्डिंग एल्काइल बनेगा CH3 CH2 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 CH2। हाँ अगर हम इसकी जगह यहां से हटाते हैं
यहाँ से नहीं, हम यहाँ से भी हाइड्रोजन हटा सकते थे सेकंड पोजीशन से। तब CH3 CH2 CH2 CH CH3। तो इसका मतलब तब क्या होता है, इस कार्बन पे एक फ्री वैलेंसी बचता। हाँ ठीक है, और हम हाँ इसकी जगह थर्ड कार्बन भी हमारे पास ऑप्शन में, हम यहाँ से भी हाइड्रोजन एलिमिनेट कर सकते हैं। हाँ तो इस कार्बन की फ्री वैलेंसी बचेगी इस कार्बन के पास, थर्ड कार्बन के पास। इसका मतलब ये ठीक जो है। हमने पहला स्ट्रक्चर C5H12 के बनाए हैं, इस पहले स्ट्रक्चर के ही अगर हम करस्पॉन्डिंग एल्काइल ग्रुप्स देखेंगे तो 3 एल्काइल ग्रुप्स इस स्ट्रक्चर के ही एग्जिस्ट कर सकते हैं। हाँ और सब में अगर हम OH ऐड कर दें, जहां फ्री वैलेंसी है कार्बन की वहीं पर OH ऐड कर दें, तो इनके करस्पॉन्डिंग अल्कोहल बनने लगेंगे। जैसे हाँ। यहाँ पर फ्री वैलेंसी है तो यहीं पर आप OH ऐड कर दीजिए तो इसका करस्पॉन्डिंग अल्कोहल बन पेंट जाएगा वन ऑल। पेंटेन 1 ऑल। अच्छा। यहाँ पर आप इस कार्बन पे OH ऐड कर दीजिए तो ये बन जाएगा पेंटेन 2 ऑल। पेंटेन टू ऑल। और इस कार्बन पे जहां पर फ्री वैलेंसी वहां OH लगा दीजिए तो पेंटेन 3 ऑल। पेंटेन थ्री ऑल। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने C5H12 का पहला स्ट्रक्चर बनाया था, उस हाँ 3 एल्काइल ग्रुप्स एग्जिस्ट करेंगे और 3 उन एल्काइल ग्रुप्स के करस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है। यही तो बताना था ना आपको। हाँ अब दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, C5H12 का जो सेकंड फॉर्मेट आपके पास वही है। ठीक है, हाँ 2 मिथाइल ब्यूटेन के फॉर्म में। अब इस 2 मिथाइल ब्यूटेन में कितने करस्पॉन्डिंग एल्काइल बना सकते हैं, यानी कितनी ऐसी पोजीशंस हैं डिफरेंट अलग अलग जहां से आप हाइड्रोजन को हटा सकते हैं। तो यहाँ पर पहला ठीक। ऑप्शन है आपके पास हाइड्रोजन हटाने का कि आप यहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक क्लियर। है। तो इसका हाँ करस्पॉन्डिंग देखिए एल्काइल ये बनेगा, हाँ और इसका करस्पॉन्डिंग एल्कोहल क्या होगा, यहीं पर आप OH लगा लेंगे। हाँ। दूसरा ऑप्शन है, अगर हम यहाँ से फर्स्ट कार्बन से नहीं हटाना चाहते हैं हाइड्रोजन, तो हमारे पास एक सेकंड ऑप्शन है, कार्बन हम से डाल हाइड्रोजन रहे हैं। सेकंड कार्बन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। हाँ सेकंड कार्बन पे फ्री वैलेंसी होगी और सेकंड कार्बन पे ही हम OH ऐड कर लेंगे। ठीक है। ठीक है, हाँ अब मान लीजिए सेकंड कार्बन से हम हाइड्रोजन नहीं एलिमिनेट, हमें तो एक हाइड्रोजन हटाना है एल्केन में से, तो हमारे पास एक ऑप्शन है थर्ड कार्बन से हम हाइड्रोजन थर्ड हटाएंगे। कार्बन से। तो थर्ड कार्बन से हाइड्रोजन हटाएंगे, यहाँ पर फ्री वैलेंसी होगी, यहीं पर OH ऐड कर लेंगे। ठीक है। यहाँ से नहीं हटाना चाहते हम फोर्थ कार्बन से हटा लेंगे, यहाँ से हटा सकते हैं। यहाँ हाँ पर फ्री वैलेंसी हो गई और यहाँ पर हमने OH लगा दिया। लेकिन एक चीज हमें जरूर देखनी होगी कि कोई स्ट्रक्चर रिपीट तो नहीं हो रहा। जितने भी हमने अलग अलग हाइड्रोजन एटम्स एलिमिनेट किए हैं, तो किसी कंडीशन में ऐसा तो नहीं कि हम किसी केस को रिपीट कर रहे हो। अब ये पता कैसे चलेगा, जब आपने करस्पॉन्डिंग, जैसे मान लीजिए अभी हमने लास्ट केस में यहाँ से CH3 हटाया, अब कोई ये भी कह सकता है कि सर एक ऑप्शन ये है कि हम यहाँ से भी हटा सकते हैं हाइड्रोजन। हाँ। ठीक है, लेकिन ये लेकिन फिर वहां से अगर स्टार्ट करेंगे तो वही सेम ही हो जाएगा ना। मतलब ये पोजीशन और ये पोजीशन तो सेम पोजीशन में ही है ना, ये दोनों मिथाइल। हाँ हाँ। यहाँ से हटाया जाए यहाँ से हटाया, तो इसलिए हम इस ऑप्शन को रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑप्शन हम इस CH3 के फॉर्म में ले चुके हैं। ठीक है। ठीक है, तो मतलब इसके ये नहीं कि 5 एल्काइल ग्रुप्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं। उस 4 में भी ठीक। आपको ये देखना होगा कि आप किसी ऑप्शन को रिपीट तो नहीं कर रहे हैं। अब पता कैसे चलेगा, देखिए जब हमने पहले यहाँ से हटाया तो किस पोजीशन से हमने हटाया, 1 पोजीशन से। फर्स्ट से। हाँ तो इसका मतलब हमारे पास इसका लोकेंट बना 1, और इस केस में जो हमारा हाँ। साइड चेन है CH3 उसका लोकेंट क्या बनेगा, 3, 1 थ्री। 2 है ना। हाँ मतलब अगर कोई भी चीज हम यहाँ लगाएंगे, अभी तो जैसे OH लगा रहे हैं, OH की जगह कुछ और भी लगाएंगे तो वो 1,3 के सेट में बनेगा IUPAC नेमिंग में। हाँ हाँ। जब हमने यहाँ से हटाया सेकंड केस में, तो टू इसका कॉमा मतलब हमारे थ्री। लोकेंट्स का सेट बन रहा है 2, थ्री। पहला वाला 1 3 था, दूसरा बार हमारा 2 3 बन रहा है, मतलब पहले से अलग है ये। हाँ यहाँ पर जब हम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, अब इधर से नंबरिंग शुरू होगी थ्री लेफ्ट थ्री। से। ठीक है ना, तो 2 पे ही हमारा अच्छा। फंक्शनल ग्रुप जो भी आगे आएगा वो आएगा, और 2 पे ही हमारा ब्रांच भी है।
हाँ 2 का सेट बनाइए। ठीक है। पहला सेट 1 3 था, दूसरा 2 3 था, ये 2 का सेट है, तो ये बिल्कुल अलग सेट है। हाँ यहां से जब आपने हटाया, यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप अगर आएगा तो यही 1 नंबर पे आएगा, हाँ और ये 2, तो 1 2। 1 2 जो इन चारों में से कहीं पर हमने नहीं लिया हुआ है। इसी तरह से पता चलेगा कि आपने किसी ऑप्शन को ऐसा तो नहीं रिपीट कर लिया। अब जैसे अगर हम यहाँ से हटाते हैं हाइड्रोजन को थोड़ी देर के लिए, तो क्या होता है, यहाँ फ्री वैलेंसी होती तो ये हमारा 1 नंबर होता, हाँ और ये 2 होता जिसमें मिथाइल को लेते हैं एज अ ब्रांच, तो 1 2 सेट फिर हाँ तो बनता 1 2। हाँ है ना। तो इसका मतलब ये रिपीटेड ऑप्शन है अगर हम सोचते भी तो। ठीक है। ठीक, तो इस तरह से आपको देखना है। तो इसके बन गए 4 एल्काइल ग्रुप, सब में OH लगा के हमने अल्कोहल बना दिए, उनके नेम लिख दिए। ठीक है। अब तीसरा ऑप्शन हमारे पास उस पेंटेन के C5H12 का ये स्ट्रक्चर बनता है। यहां से एल्काइल ग्रुप बनाने का या हाइड्रोजन हटाने का एक ही ऑप्शन है कि आप यहां हाँ से हाइड्रोजन हटाइए। देखिए यहाँ क्यों, क्योंकि ये CH3, ये CH3, ये CH3 और ये चारों CH3 इक्विवेलेंट पोजीशन में है। हाँ तो कहीं से भी हम हाइड्रोजन हटाएंगे हमें एक जैसा ही एल्काइल ग्रुप मिलेगा। ठीक है। ठीक है, तो इसका एक ही हाँ करस्पॉन्डिंग एल्काइल एग्जिस्ट करेगा, और उस एल्काइल का हमने अल्कोहल भी आगे OH ऐड करके बना दिया है, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन मनॉल। ठीक है। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो C5H11 के 8 स्ट्रक्चर्स, 8 एल्काइल स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन C5H11 के अगर हम डायरेक्ट एल्काइल स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते या डायरेक्ट हम C5H11 के ही स्ट्रक्चर अगर सोचते तो प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है कि कोई एक स्ट्रक्चर आप मिस कर जाए। हाँ इसलिए जब किसी एल्काइल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आए तो पहले आपको उसके पेरेंट एल्केन के स्ट्रक्चर सोच लेने चाहिए, ठीक है। और पेरेंट एल्केन के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के बाद उसमें से हाइड्रोजन रिमूव करके करस्पॉन्डिंग एल्काइल ग्रुप्स के स्ट्रक्चर आप बनाइए। ठीक। ठीक है, तो इस तरह से इसके कितने स्ट्रक्चर्स हो गए, 8। और अगर हम उनके आगे अल्कोहल्स बनाएं तो वो अल्कोहल्स भी बनेंगे 8। हाँ अब यहां देखिए हमने कुछ अल्कोहल्स में यहां पर मार्क लगा रखा है, स्टार बना रखा है, जैसे यहां पर है। हाँ तो अगर हम ये स्टार इसलिए बना रखा है क्योंकि ये जो कार्बन एटम है, जिस कार्बन पे हमने स्टार बना रखा है, स्ट्रिक बना रखा है, वो कार्बन एटम कायरल कार्बन एटम है। कायरल कार्बन एटम मतलब जो 4 डिफरेंट ग्रुप्स से बॉन्डेड हो, है ना, ऑप्टिकल एक्टिविटी। हाँ तो जैसे इस कार्बन को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये एक तरफ CH3 से बॉन्डेड है, हाँ दूसरी तरफ CH2 एक से। तरफ OH से बॉन्डेड है, एक तरफ हाँ खुद H से ही H बॉन्डेड है, से बॉन्ड है। और एक तरफ और आप एक तरफ देखेंगे तो ये CH2। पूरा प्रोपाइल ग्रुप यहाँ पर बॉन्डेड है। हाँ तो ये कार्बन एटम कायरल कार्बन एटम है, और ठीक। जिस कंपाउंड में कायरल कार्बन एटम होगा उसके ऑप्टिकल आइसोमर्स एग्जिस्ट करेंगे, D एंड L फॉर्म, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लेवो रोटेटरी। एंड लीवर रोटेटरी। हाँ मतलब कि ये जो अल्कोहल है, ये फर्दर अगर हम देखेंगे तो इसके अपने अंदर 2 फॉर्म होंगे, D और L। L। ठीक है ना। हाँ अभी हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है, जब ऑप्टिकल एक्टिविटी में देखेंगे तो इसके अंदर भी 2 स्ट्रक्चर होंगे, हाँ D और L। L। ऐसे ही अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमने कुछ और अल्कोहल, जैसे इस अल्कोहल को देखिए हमने यहाँ पर स्टार एक बना रखा है, हाँ क्योंकि यहाँ पर अगर हम 4 ग्रुप्स देखेंगे, एक तरफ H है, एक तरफ OH है, एक एक तरफ तरफ CH3 CH3 है। है, और एक तरफ ये आइसोप्रोपाइल वाला ग्रुप है पूरा। ठीक। ऐसे ही इस कार्बन को देखिए हमने स्टार बना रखा है, एक तरफ C2CH3 यानी C2H5 हो गया, एक तरफ CH3 हो गया, एक तरफ CH2OH हो गया। ठीक है, हाँ और एक हाइड्रोजन, तो ये भी कायरल कार्बन एटम हो गया, यानी इसके भी अपने अंदर 2 फॉर्म्स एग्जिस्ट करेंगे, D एंड L। ठीक है। ये हम क्यों बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपसे एक क्वेश्चन आया कि C5H11 जो हमने ड्रॉ किया स्ट्रक्चर, हाँ C5H11 और इसमें लगा दें OH, अल्कोहल बन गया जो हम ड्रॉ कर रहे हैं। हाँ
तो C5H11OH यानी इस फॉर्मूले के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन सकते हैं या कितने टोटल आइसोमर्स बन सकते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का मतलब उसमें चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स यही कंसीडर करेंगे। हाँ तो C5H11OH इस फॉर्मूले को लेकर 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन सकते हैं जो हमने यहाँ बनाए हैं। ठीक है। लेकिन अगर इसके टोटल आइसोमर्स हमसे कहे जाएं तो तब क्या होगा कि हम स्ट्रक्चरल, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल सारे आइसोमर्स सोचेंगे। हाँ तो इस C5H11OH में 3 अल्कोहल हमने सॉर्ट आउट किए जहां पर कायरल कार्बन है। तो ये फर्दर डी और एल इनके 2 फॉर्म होंगे, हाँ ठीक है ना। आप तो एक एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना, इसके अंदर फिर 2 स्ट्रक्चर होंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी के बेसिस पे, तो एक एक स्ट्रक्चर इसके अंदर और बढ़ेगा। तो ये आप तो एक ही स्ट्रक्चर को अभी काउंट करके 8 स्ट्रक्चर बोल रहे हैं ना, नहीं बात समझ में आई। ठीक, उसके अंदर और 2 स्ट्रक्चर्स होंगे। आपने तो हाँ इस स्ट्रक्चर को काउंट किया खाली, इसे तो एक काउंट कर लिया, लेकिन अगर हम वैसे देखें हाँ इसके अंदर भी तो 2 स्ट्रक्चर है ना, डी और एल। 2 स्ट्रक्चर्स हैं। तो हाँ एक एडिशनल स्ट्रक्चर और नहीं आएगा अगर हम ऑप्टिकल आइसोमर्स को भी कंसीडर कर लें। हाँ तो ऐसे ही जो 3 हमारे ऑप्टिकल एक्टिव अल्कोहल्स बने हैं उन सबके डी और एल फॉर्म अगर हम देखेंगे तो 3 स्ट्रक्चर इसमें और बढ़ जाएंगे अगर हम ऑप्टिकल आइसोमर्स को भी इंक्लूड करें तो, ठीक है। हाँ तब हमारे टोटल आइसोमर्स इस हाँ अल्कोहल के कितने हो जाएंगे, 11, 8 ये 11, अच्छा 8 + 3। हाँ और 3 एडिशनल और बढ़ जाएंगे ना, 3 ऑप्टिकल आइसोमर्स, क्योंकि जो 3 ऑप्टिकली एक्टिव हाँ है उनके एक फॉर्म हमने कंसीडर किया है, जबकि उनके अंदर 3 हाँ फॉर्म है, डी फॉर्म, एल फॉर्म। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर C5H11OH, तब तो 8 होगा आंसर। लेकिन अगर हाँ क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल नहीं कहते हैं हमसे, ठीक। तो आप ये भी देखेंगे कि जितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हमने बनाए हैं उसमें कोई ऑप्टिकली एक्टिव या कोई कायरल कार्बन एटम वाला तो आइसोमर नहीं है। अगर वो है तो उसके डी और एल फॉर्म दोनों को फिर कंसीडर करना पड़ेगा हमें, ठीक। ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन तो ऑप्टिकल आइसोमर्स को लेकर नहीं था, लेकिन मैंने आपको बता दिया अगर क्वेश्चन में ये भी ऐड कर लें तो क्या होगा। ठीक है। क्लियर हो गया इस फॉर्मूले के कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे हम। कभी भी किसी अल्काइल ग्रुप हाँ स्ट्रक्चर आता है तो पहले उसके पेरेंट एल्केन का बनाइए, ठीक। उससे आप अल्काइल ग्रुप का स्ट्रक्चर बना लेंगे, ठीक है। हाँ तो ये इंट्रोडक्शन जो था एल्केन्स का। अब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स है। एल्केन्स को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। देखिए किसी भी चैप्टर में, स्पेशली अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स में देखेंगे तो हम लोग 3 पार्ट्स में चैप्टर्स को स्टडी करते हैं, या 4 पार्ट्स कह लो। पहला तो इंट्रोडक्शन हो गया जिसमें उसका IUPAC नेम, आइसोमरिज्म ये सब आता है। सेकंड पार्ट में उसके हाँ जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, यानी उस फैमिली के मेंबर्स को हम प्रिपेयर कैसे करते हैं। थर्ड पार्ट में उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आती हैं जिसमें बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट ये सब होता है। एंड फोर्थ ठीक। उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज आती हैं, यानी उस फैमिली के मेंबर्स की केमिकल रिएक्शंस कैसी हैं, कौन कौन से रिएजेंट से वो रिएक्ट करता है, किससे रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो किसी भी चैप्टर में ऐसे हम लोग डिस्कस। तो अभी हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स पढ़ेंगे, यानी एल्केन फैमिली के जो मेंबर्स हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, उनको प्रिपेयर करने हाँ के मेथड्स क्या हैं, जनरल मेथड्स, ठीक है। ठीक। हाँ तो पहला मेथड है आपके पास, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड by hydrogenation, means by addition of hydrogen, hydrogenation मतलब addition of hydrogen, by ठीक। hydrogenation of unsaturated unsaturated hydrocarbons like alkenes and alkynes। एल्कीन्स ठीक। या एल्काइंस में जब हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो वो सैचुरेट होके एल्केन्स बन गए। करस्पॉन्डिंग एल्केन्स बनाएंगे। और हाँ ये जो हाइड्रोजनेशन है ये हम करते किसके प्रेजेंस में, निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, पैलेडियम। है ना। ये सब क्या है, दीज हाँ आर कैटलिस्ट। कैटलिस्ट।
ये कैटलिस्ट हैं, ठीक है। तो हाँ एल्कीन होगा तो भी वो करस्पॉन्डिंग एल्केन में आएगा, और एल्काइन होगा तो भी वो करस्पॉन्डिंग, एल्काइन के केस में क्या होगा कि पहले एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड होगा, वो एल्कीन में कन्वर्ट होगा, एल्कीन बनाएगा, और फिर फिर एक उसमें दूसरे हाइड्रोजन ऐड होगा तो वो एल्केन में। बना लेगा। And this process of addition of hydrogen is known as hydrogenation or reduction, ठीक है। अब ठीक। यहाँ पर देखिए कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं। अब इसमें प्लैटिनम पैलेडियम जो हम यूज करते हैं उसमें कुछ भी यूज कर सकते हो, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे प्लैटिनम एंड पैलेडियम कैटलाइज द रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर, बट रिलेटिवली हायर टेम्परेचर एंड प्रेशर आर रिक्वायर्ड विद निकल कैटलिस्ट। यानी अगर हम निकल का यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट तो थोड़ा सा हमें ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है रिएक्शन में। प्लैटिनम ठीक और है। पैलेडियम कैटलिस्ट जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे कैटलाइज कर लेते हैं। तो ये थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं इनके बीच में, बट आप कोई भी कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं। कॉमन जो हम लोग लिखते हैं वो निकल ही लिखते हैं, निकल या प्लैटिनम। अब जैसे ठीक। एग्जांपल्स यहाँ पर दिए, आपके पास इथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है ना, हाँ उसमें हाइड्रोजन ऐड किया प्लैटिनम पैलेडियम या निकल की प्रेजेंस में, ये पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, दोनों कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी। ठीक। फ्रॉम इथीन इथेन बनेगा, वी गेट इथेन इथेन। बने, इथेन। ऐसे प्रोटीन से प्रोपेन। प्रोपेन, एंड प्रोपाइन होगा तो भी प्रोपेन। अब प्रोपाइन होगा तो पहले देखिए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन हम ऐड कर रहे हैं, हाँ, तो पहले प्रोपीन बनेंगे फिर प्रोपेन बनेगा। उस प्रोपीन पे फिर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा तो वो फाइनली प्रोपेन बना लेगा। तो यानी हाँ हाइड्रोकार्बन एल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोजनेशन बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एल्कीन्स एंड एल्काइन्स। ठीक है। अब इस रिएक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे पहली चीज, ये रिएक्शन नेम्ड रिएक्शन भी है, इसको साबातिया-सैंड्रेंस रिडक्शन भी कहते हैं, ठीक है। ठीक। जब हाँ हम ऑर्डिनरी निकल, नॉर्मल निकल यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट, हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यूजिंग ऑर्डिनरी निकल at a temperature of about 523 to 573 Kelvin is commonly known as Sabatier-Sandrens reduction। तो अगर कभी ये ठीक। नेम आता है तो ये इसी रिएक्शन को कहते हैं हम लोग। दूसरा, इसका ठीक। जो प्रैक्टिकल यूज है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन का, वो इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति घी फ्रॉम एडिबल वेजिटेबल ऑयल्स। जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं, हाँ है ना, जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं वो बेसिकली, जैसे जो जो जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स हैं वो बेसिकली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एल्कीन्स होते हैं वो। ठीक। जब उन वेजिटेबल ऑयल्स जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या एल्कीन्स होते हैं बाय नेचर, उसमें जब हाँ हाइड्रोजन ऐड करके उनको सैचुरेट करेंगे तो वो वनस्पति घी बना लेते हैं। वनस्पति घी ठीक। मतलब जैसे डालडा घी ये सब यूज करते हैं। हाँ तो ये जो घी हम लोग प्रिपेयर करते हैं फैक्ट्रीज में, वो इसी रिएक्शन का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स का ही एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ वनस्पति घी फ्रॉम एडिबल वेजिटेबल ऑयल्स। क्लियर? क्योंकि ठीक। वेजिटेबल ऑयल्स हाँ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जब उनको हम सैचुरेट करते हैं हाइड्रोजन पास करके तो वही वनस्पति घी बनाते हैं, ठीक है। ठीक है। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ये हैं इस रिएक्शन की। अब सेकंड ठीक। मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारा फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। ठीक। हाँ एल्काइल हैलाइड से हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे? एल्काइल हैलाइड का मतलब क्या हुआ? RX। अगर हम जनरल लैंग्वेज में लिखते हैं एल्काइल हैलाइड्स को तो कैसे लिखते हैं हम लोग? RX। RX। R कोई भी क्या है यहाँ पे? एल्काइल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, और X क्या है यहाँ पे? कोई भी हेलोजन है, ठीक है। ठीक। क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। समझ में नहीं आ रहा हाँ क्या तुम्हें? नहीं आ रहा है। अच्छा, अब ये एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाने में भी बहुत सारे मेथड्स हैं। जैसे ठीक। ए है ग्रिग्नार रिएजेंट्स के थ्रू, वुड्स रिएक्शन के थ्रू, फिर कोरी हाउस रिएक्शन के थ्रू, कोरी हाउस रिएक्शन,
फिर है आपका रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स के थ्रू, रिडक्शन ऑफ एल्काइल ठीक। हैलाइड्स के थ्रू। तो ये बहुत सारी रिएक्शंस हैं। कुछ हाँ। रिएक्शंस रिडक्शन विद Hi+P के थ्रू, रिडक्शन विद LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इनके थ्रू। कुछ और रिएक्शंस हैं ठीक। जो हमारे सिलेबस में जनरली हम लोग स्टडी नहीं करते हैं, जैसे फ्रैंकलिन रिएक्शन के थ्रू। तो बहुत सारी एल्काइल हैलाइड से एल्केन्स बनाने में भी बहुत अलग अलग रिएक्शंस हैं। ठीक है, ठीक। तो हाँ। जो आपका हेडिंग है वो है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स, उसके अंदर सब हेडिंग्स में हम 1 बाय 1 एल्काइल हैलाइड से कैसे प्रिपेयर करेंगे स्टडी करेंगे। ठीक। जैसे पहला आपका एल्काइल हैलाइड से ही प्रिपेयर करेंगे, लेकिन किसके थ्रू? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। वाया हाँ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। ठीक। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स बेसिकली ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स होते हैं। नाम सुना है कभी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स? हाँ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड फैमिली का एक मेंबर है। किसको कहते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड किसको कहते हैं? पता नहीं, नाम सुना है। केवल नाम ही सुना है ना। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहते हैं कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन एटम किसी मेटल के साथ जुड़ा होता है। कोवैलेंटली बॉन्डेड हो, अच्छा। कोवैलेंटली बॉन्डेड हो, ध्यान दीजिएगा, कोवैलेंटली बॉन्डेड हो। यानी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कार्बन और किसी मेटल के बीच में कोवैलेंट बॉन्डिंग है, नॉट आयनिक बॉन्डिंग। तो ठीक। कोवेलेंट, अगर कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू किसी मेटल से बॉन्डेड है तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, ठीक। हाँ। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कंपाउंड है जिसमें कार्बन एटम मैग्नीशियम के साथ बॉन्डेड है, लेकिन वो बॉन्ड कैसा होना चाहिए? कोवेलेंटली। क्लियर? तब हाँ। कंपाउंड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होगा। अगर मान लीजिए कार्बन मैग्नीशियम के साथ बॉन्डेड है लेकिन आयनिक फॉर्म में, आयनिक मतलब हो गया कि C- और Mg2+, इस तरह हाँ। की कार्बन मेटल के साथ बॉन्डेड है, तो ये तब नहीं ऑर्गेनोमेटालिक। होगा। क्लियर? हाँ। मेटालिक कंपाउंड का एक मेंबर है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जनरल फॉर्मूला अगर हम लिखेंगे तो वो होता है RMg और X। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला होता है जनरल, ठीक। RMgX। R कोई भी एल्काइल ग्रुप है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। Mg मैग्नीशियम है और X कोई भी हैलोजन है, ठीक। जैसे CH3MgCl हो सकता है, ये CH3MgBr, C2H5MgCl, इस तरह से। ठीक है, ठीक है। अब हाँ। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो हम पहले क्या करेंगे, जो एल्काइल हैलाइड है उसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX में चेंज करेंगे और RMgX के बाद उसको एल्केन में चेंज करेंगे। तो हम एल्काइल हैलाइड से एल्केन बना रहे हैं वाया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, थ्रू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हाँ। कैसे करना ठीक। देखिए, इसमें जो एल्काइल हैलाइड्स हैं हमारे पास RX, वो चाहे एल्काइल हाँ। ब्रोमाइड हो चाहे एल्काइल आयोडाइड हो, उनको पहले मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे डाई ईथर की प्रेजेंस में, डाई इथाइल ईथर की प्रेजेंस में, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ठीक। बनता है एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। इस हाँ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब हम ट्रीट करते हैं किसी ऐसे कंपाउंड से जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन हो, एक्टिव हाइड्रोजन कहते हैं ऐसे हाइड्रोजन एटम को जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड हो, जैसे कि ऑक्सीजन से जो हाइड्रोजन एटम्स बॉन्डेड हो डायरेक्ट, नाइट्रोजन से हाँ। जो एटम्स बॉन्डेड हो, ट्रिपली ठीक। बॉन्डेड कार्बन से जो एटम्स बॉन्डेड हो डायरेक्ट हाइड्रोजन एटम्स, इनको एक्टिव हाइड्रोजन कहते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स को जब भी कोई एक्टिव हाइड्रोजन मिलेगा, यानी जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को किसी भी ऐसे कंपाउंड से रिएक्ट कराएंगे जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन एटम हो, तो वो एक्टिव हाइड्रोजन, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्टिव हाइड्रोजन एटम को एक्सेप्ट करके अपना करस्पॉन्डिंग एल्केन बनाता है। तो इस मेथड में ठीक है। पहले एल्काइल हैलाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX में चेंज करेंगे और RMgX को एक्टिव हाइड्रोजन प्रोवाइड करके हम उसको करस्पॉन्डिंग एल्केन में चेंज कर लेंगे। पूरे प्रोसेस को समझिएगा, जनरल रिएक्शन जरा देखिएगा, समझ में आ जाएगा। हमारे पास कोई एल्काइल हैलाइड है RX, ठीक है, हाँ।
इस RX को पहले मैग्नीशियम मेटल के साथ ट्रीट किया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथाइल ईथर, तो ये ठीक है। RMgX बना, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, इसी को कहते हैं ग्रिग्नार रिएजेंट। ठीक। इस एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को हमने वाटर के साथ ट्रीट किया, यहाँ पर हम वाटर लिख रहे हैं, आप किसी के साथ भी ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे ये RMgX है, हाँ। RMg और X, ठीक है। इस ग्रिग्नार रिएजेंट को जब हम वाटर के साथ ट्रीट कर रहे हैं, वैसे हम किसी भी कंपाउंड के साथ ट्रीट कर सकते हैं जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन हो। वाटर में एक्टिव ठीक। हाइड्रोजन है या नहीं है जरा देखिए। वाटर में ये हाइड्रोजन किससे बॉन्डेड है? ऑक्सीजन से। हाँ। तो इसी को एक्टिव हाइड्रोजन कहते हैं, जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है। तो जब ग्रिग्नार रिएजेंट ठीक। से आप रिएक्ट करेंगे वाटर को, तो वो वाटर के एक्टिव हाइड्रोजन को गेन कर लेगा ऐसे, हाँ। एल्काइल ग्रुप। तो R ग्रुप जब H को गेन कर लेगा तो RH बनाएगा, RH मतलब एल्केन। ठीक। भाई R क्या था? एल्काइल था, एल्काइल मतलब एल्काइल। एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम, एक, हाँ, तो एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो एक ऐड हो हाइड्रोजन गया कम। तो तो एल्केन। RH यानी एल्केन बन गया, और प्लस बाय प्रोडक्ट में क्या बना जो ये बचा, यानी MgOHX, MgOHX। हाँ। MgOHMX, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड। ठीक। ठीक है। तो हाँ। जनरल रिएक्शन को देखो, दो स्टेप है इसमें। RX यानी एल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद मैग्नीशियम मेटल टू फॉर्म RMgX, ठीक। एंड दिस RMgX इज व्हेन ट्रीटेड विद वाटर। वाटर इसलिए क्योंकि वाटर। वाटर कॉमनली अवेलेबल है और एक्टिव हाँ। हाइड्रोजन का बहुत अच्छा सोर्स है। इस वाटर की जगह हम और भी दूसरे कंपाउंड से इसकी रिएक्शन करा सकते हैं जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन हो, जैसे अमोनिया से करा सकते हैं ग्रिग्नार रिएजेंट की रिएक्शन, जैसे ग्रिग्नार रिएजेंट की रिएक्शन अल्कोहल से करा सकते हैं। ठीक है। देखिए फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, प्रोडक्ट आपका एल्केन ही बनेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास RMgX, ये है ग्रिग्नार रिएजेंट, हाँ। तो इसको कोई भी एक्टिव हाइड्रोजन मिलना चाहिए। अब एक्टिव हाइड्रोजन में जैसे अभी आप वाटर से करा रहे हैं इसको, वाटर का मतलब हो गया H2O, यही तो। H2O। तो वाटर में ये एक्टिव हाइड्रोजन है, ये या ये दोनों एक्टिव हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड है। हाँ। तो इसने इस एक्टिव हाइड्रोजन को गेन किया और RH बना लिया अपना एल्केन। ठीक है। अगर मान लीजिए वाटर की जगह इसको हम अमोनिया से ट्रीट कर देते हैं, ठीक है, हाँ। NH3 से। अब हम अमोनिया को ऐसे लिख रहे हैं, NH3 को ऐसे लिख ले रहे हैं, और एक H को इधर दिखा दे रहे हैं हम। तो RH एक H से बॉन्ड हो जाएगा, बाकी फिर NH2। आपको वही मिलता, क्योंकि एक्टिव हाइड्रोजन तो अमोनिया में भी मिल जाता ना इसको। हाँ। अब बाय प्रोडक्ट क्या मिलता? यहाँ से MgX और यहाँ से NH2 बचता, तो ये बाय प्रोडक्ट NH2। MgNH2X मिलता। ठीक। नहीं बात समझ में? हाँ, आ गया। आ गई ना? हाँ। और अगर मान लीजिए इस अमोनिया की जगह भी हम कोई एल्कोहल ले लेते हैं, सपोज C2H5OH ले लेते हैं, ठीक है, तो हाँ। C2H5OH अगर हम कर लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए हमने कहा C2H5OH, तो इसमें भी एक्टिव हाइड्रोजन है ये। हाँ। तो फिर आपको इसको तो एक्टिव हाइड्रोजन से मतलब है, इसने एक्टिव हाइड्रोजन गेन किया, RH बनाया। फिर MgO C2H5X क्लियर? बचता। तो एक्टिव हाइड्रोजन का हाँ। कोई भी सोर्स ग्रिग्नार रिएजेंट को मिलेगा बाद में। ठीक है। एक्टिव हाइड्रोजन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जो जो हाईली बहुत ज्यादा एटम से बॉन्डेड होगा, O से, N हाँ। से, F से, है ना। ठीक। या ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से, जो कार्बन ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन भी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है sp हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। तो यहाँ ठीक। पर देखिए, अगर हम इसको इथाइन से रिएक्ट करा दें, इथाइन से, ये हो गया, तो ये जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से हाइड्रोजन अटैच होते हैं, ये भी बहुत एक्टिव हाइड्रोजन होते हैं, तो तब भी आपको वहां पर RH मिलेगा। ठीक है। और Mg के साथ हाँ। ये कार्बन अटैच हो जाएगा जो ट्रिपली बॉन्डेड था, ये वाला। ठीक। तो हमें ग्रिग्नार रिएजेंट को जब हमें किस में चेंज करना है, पहले हमें RX यानी एल्काइल हैलाइड को ग्रिग्नार रिएजेंट में चेंज करना है। उस ग्रिग्नार रिएजेंट को एक्टिव हाइड्रोजन के किसी भी सोर्स से रिएक्ट कराना है। वो सोर्स वाटर हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, कोई एल्काइन हो सकता है जिसमें ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से हाइड्रोजन का अटैचमेंट। बट ठीक है। जो ज्यादा पॉपुलर है वो वाटर है। अब एग्जांपल में देखिए यहाँ पर, जैसे हमारे पास एल्काइल हैलाइड है C2H5Br, CH3CH2Br,
हाँ इथाइल ब्रोमाइड, उसको मैग्नीशियम से रिएक्ट कराया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो फॉर्म क्या हुआ, C2H5 MgBr, यानी इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और इस इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यहाँ पर वाटर से ट्रीट कराया, H3O प्लस का मतलब है एसिडिक मीडियम में वाटर यूज किया, ठीक है। ठीक है। तो जब इसको वाटर से ट्रीट कराएंगे तो जो इसके अंदर R ग्रुप होगा, यही है R इसका, हाँ इस R को मिल गया यहाँ से एक्टिव हाइड्रोजन, ठीक। इसने फिर क्या, MgOH कौन सा बचा। एल्केन बनाया इसने, CH3 मतलब इथेन। देखिए जो यहाँ पर इथेन, हाँ। अल्काइल ग्रुप होगा, जैसे यहाँ इथाइल है तो यहाँ इथेन बनेगा, यहाँ मिथाइल है तो मिथेन बनेगा, प्रोपाइल है तो मीथेन, प्रोपेन बनेगा, ठीक। ठीक है। हाँ तो एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाने का ये पहला मेथड है, एल्काइल हैलाइड से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्केन। ठीक। इसमें जो एल्केन फॉर्म होगा वो जितने कार्बन का आप एल्काइल हैलाइड लेकर स्टार्ट करेंगे, जैसे आपने C2H5Br लिया था, तो फाइनली पूरे प्रोसेस के बाद जो एल्केन बना वो C2H6 बना, हाँ ठीक है। मतलब जितने कार्बन का आप एल्काइल हैलाइड लेंगे उतने ही कार्बन का एल्केन बनेगा लास्ट में। ठीक है। अगर आप ब्यूटाइल हैलाइड लेंगे तो ब्यूटेन बनेगा, पेंटाइल ब्यूटेन हैलाइड बनेगा, लेंगे, पेंटेन। इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि आगे हमारे पास वुड्स रिएक्शन आएगा, उसमें प्रोडक्ट के अंदर कार्बन एटम्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है। तो अभी ये ध्यान रखिएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू जब हम जाते हैं तो हमें सेम कार्बन का प्रोडक्ट मिलता है जितने कार्बन का एल्काइल हैलाइड था। ठीक। नेक्स्ट आता है आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन के थ्रू। ये भी देखिए हमने पहले कहा था कि जो मेन हेडिंग है हमारा वो है फॉर्मेशन ऑफ एल्केन्स फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। हाँ ये सभी मेथड्स हैं जहां पर हम एल्काइल हैलाइड से एल्केन बना रहे हैं। उसमें हाँ पहला मेथड था वाया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दूसरा मेथड है एल्काइल हैलाइड से ही एल्केन बना रहे हैं, मेथड है वुड्स रिएक्शन। ये भी सुना ठीक। होगा आपने, हाँ सुना हुआ है, हाँ। ये सुना सुना है। नहीं, सुना हुआ है। क्या होता है वुड्स रिएक्शन में बताओ। जब कोई एल्काइल हैलाइड ड्राई ईथर के प्रेजेंट में किससे पढ़ लो पढ़ लो। नहीं, तो पता है मुझे, ये सोडियम आया था मेटल के साथ एग्जाम में, ट्रीट बोर्ड्स करेंगे, में। एल्काइल हैलाइड को सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। हाँ इसमें क्या होता है कि जो आप एल्काइल हैलाइड लेंगे उसके जस्ट डबल कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा एल्केन। ठीक। मतलब अगर आप मिथाइल मिथाइल हैलाइड लेंगे तो मिथाइल का डबल इथेन प्रोडक्ट होगा, हाँ इथाइल लेंगे तो ब्यूटेन, ठीक। प्रोपाइल लेंगे तो हेक्सेन। पूछ रही हो बता रही हो, तो बता रहे हैं। तब ठीक है, एक्सेन, गुड। ब्यूटाइल लेंगे तो एट एट क्या होता है, रुकिए। तो प्रोब्यूटेंट हेक्स हेप्ट 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 क्या, ऑक्टेन। तो ऐसे काउंटिंग करते रहना वहां एग्जाम में तुम। नहीं, ऐसा मुझे पता है कैसे होता है। ठीक है चलो, व्हेन एन एल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद, किसके साथ ट्रीट करना है, मेटालिक सोडियम के साथ, यानी सोडियम मेटल के साथ, हाँ ठीक है ना। किसकी प्रेजेंस में हाँ। करना है, ड्राई ड्राई ईथर। इथाइल ईथर की प्रेजेंस में, और वो ठीक। ईथर मॉइस्चर फ्री होना चाहिए, तब आपको एक सिमेट्रिकल एल्केन मिलता है। ध्यान दीजिए, सिमेट्रिकल एल्केन, सिमेट्रिकल मतलब इवन कार्बन एटम का, हाँ ठीक है। और वो एल्केन कितने कार्बन का होगा, कंटेनिंग डबल द कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन एल्काइल ग्रुप, दिस इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन। हाँ एक एग्जांपल यहाँ पर देखिए, जैसे CH3Br को हमने ट्रीट किया सोडियम मेटल के साथ, तो हाँ। CH3Br प्लस सोडियम प्लस CH3Br, ठीक है। ठीक। हमने रिएक्शन के लिए 2 मोल्स दिखाए, एक्चुअली ऐसे ही रिएक्ट करेगा और यहाँ से क्या होगा, NaBr अलग हो जाएगा इन 2 मॉलिक्यूल के बीच से,
हाँ कनेक्ट क्या हो गया, जो भी आप यहाँ पर आर लेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने आर रखा आर एक्स, ठीक है, हाँ उसका सेकंड मॉलिक्यूल यहाँ ले लिया हमने आर एक्स, ठीक। तो जो हमें ठीक। प्रोडक्ट मिलेगा वो बेसिकली आर आर मिलेगा, यानी दोनों एल्काइल ग्रुप्स को कनेक्ट कर दीजिए, वो प्रोडक्ट हो जाएगा। हाँ जैसे यहाँ CH3 मतलब इथेन मिला। दूसरा में देखिए आप C2H5Br को ट्रीट कर रहे हैं सोडियम के साथ, तो C2H5Br के 2 मॉलिक्यूल के बीच से NaBr सेपरेट हो जाएगा और हाँ, C2H5 तो C2H5 C4 मतलब H ब्यूटेन मिल 10। जाएगा, ठीक। ठीक है। अच्छा, अगर हाँ हम किसी वुड्स रिएक्शन में प्रोडक्ट आपको दें, तो हाँ आप बता सकते हैं कि इसमें इनिशियल या रिएजेंट क्या था, या कौन सा एल्काइल हैलाइड यहाँ पर इनिशियली यूज हुआ है। हाँ जैसे हम कहें कि किसी वुड्स रिएक्शन का प्रोडक्ट हेक्सेन है, किसी वुड्स रिएक्शन का प्रोडक्ट हेक्सेन है, हाँ। इसका मतलब उसमें जो रिएजेंट होगा वो ब्यूटेन। हेक्सेन प्रोडक्ट है। हेक्सेन मतलब 6 कार्बन। हाँ, तो अगर हेक्सेन निकल प्रोडक्ट है तो ब्यूट सी CH3, अरे मतलब C3H। मतलब जो आपका हाँ, रिएजेंट होगा वो कोई प्रोपाइल हैलाइड होगा। आप ये पूछे, अच्छा। 6 का हाफ करेंगे ना, प्रोडक्ट आपका 6 कार्बन है का है, इसका मतलब हाँ रिएजेंट में 3 कार्बन रहे होंगे तभी तो उसका डबल होगा। हाँ नहीं, बात समझ में आई? हाँ हाँ, समझ गया। समझ गए? हाँ अगर हम आपसे कहते हैं कि किसी रिएक्शन में, किसी वुड्स रिएक्शन का प्रोडक्ट 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन है, पेपर पे बनाइए, आपके पास कॉपी पेन है। कोई वुड्स रिएक्शन है जिसके प्रोडक्ट है 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, हमें इनिशियल रिएजेंट चाहिए, कौन सा एल्काइल हैलाइड लेकर हमने स्टार्ट किया प्रोसेस को। तो अब देखिए, जैसे हमने आपसे कहा कि 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन है, तो ये हाँ प्रोडक्ट था आपका। तो इस प्रोडक्ट को हम कंपेयर करेंगे किससे, हम जनरल मान लें, अगर हम RX लेकर रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं तो हमारा एल्केन RR मिलेगा। RR से उसको जब कंपेयर करेंगे अपने प्रोडक्ट को, तो R की जगह हमें आइसोप्रोपाइल ग्रुप मिलेगा, हाँ। ठीक है ना। अगर आप ध्यान से ठीक। देखेंगे तो उस R की जगह हमें ये ग्रुप अंदर दिखेगा, दिस आइसो, हाँ ये ग्रुप हमें दिखेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारा रिएजेंट है इस रिएक्शन में वो कोई आइसोप्रोपाइल हैलाइड है। तो इस ठीक तरह है। से वुड्स रिएक्शन के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमें रिएजेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से भी रिएजेंट ड्रॉ करने के लिए। एक बात और वुड्स रिएक्शन में देखिएगा, यहाँ पर नोट्स लिखा हुआ है, क्या नोट लिखा है जरा पढ़ो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी वुड्स रिएक्शन में। ठीक। If two different alkyl halides are used to prepare an alkane with odd number of carbon atoms, a mixture of three alkane is actually produced. This is due to the reason that the two alkyl halides, in addition to reacting with each other, also react amongst themselves, giving a mixture of three alkanes. मतलब ये हुआ कि वुड्स रिएक्शन में जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं, देखिए प्रॉब्लम एक वुड्स रिएक्शन की है, वुड्स रिएक्शन इवन नंबर ऑफ कार्बन के एल्केन्स के लिए तो सही है। जैसे मान लीजिए वुड्स रिएक्शन में आप कहते हैं कि अगर हम RX लेंगे तो जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो RR होगा, ऐसे तो होगा, दो एल्काइल ग्रुप हाँ होंगे वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो हाँ। अगर आप ऑड कार्बन का कोई एल्केन बनाना चाहते हैं वुड्स रिएक्शन की हेल्प से, तो ऑड कार्बन के एल्केन के लिए क्या होगा कि एक एल्काइल, मान लीजिए आप प्रोपेन बनाना चाहते हैं, तो एक एल्काइल ग्रुप या एक एल्काइल हैलाइड ऐसा लेंगे जिसमें 1 कार्बन एटम हो, और एक एल्काइल हैलाइड ऐसा लेंगे जिसमें 2 कार्बन एटम हो, मतलब इथाइल ग्रुप हो, तभी तो वन और ऐसा टू, लेंगे जिसमें टू लेंगे। तभी तो 1 और 2 ऐड होके जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो 3 कार्बन का यानी प्रोपेन मिल पाएगा। हाँ आप वुड्स रिएक्शन में प्रोपेन बनाना चाहते हैं या कोई भी ऐसा एल्केन हम वुड्स रिएक्शन में बनाना चाहते हैं जिसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो, हाँ तो ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम का प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें 2 डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स यूज करने पड़ेंगे।
देखिए जैसे हाँ अगर हमें ब्यूटेन बनाना है तो ब्यूटेन का मतलब हो गया 4 कार्बन, हाँ तो वो इथाइल हैलाइड से बन सकता है, क्योंकि इथाइल हैलाइड का मतलब 2 कार्बन हुए, तो 2 + 2 जब ऐड होंगे तो 4 हो जाएगा। हाँ। लेकिन अगर मान लीजिए हमें पेंटेन बनाना है, पेंटेन मतलब 5 कार्बन, तो तो 5, 2 + 3। तो 5 तो 2 + 3 मिल सकता है या 4 + 1 मिल सकता है। ठीक है, हाँ इसका मतलब कि हाँ हमें दो अलग अलग एल्काइल हैलाइड्स लेने पड़ेंगे, वो चाहे एक 2 कार्बन का, एक 3 कार्बन का हो, या एक 1 कार्बन एक 4 कार्बन का हो। ठीक तभी है। तो उनके बीच में वुड्स रिएक्शन से हमें पेंटाइल वो पेंटेन बन सकता है। हाँ तो हमें बनाना है मान लीजिए प्रोपेन, वुड्स रिएक्शन से। उस प्रोपेन को बनाने के लिए हमने यूज किया मिथाइल हैलाइड और इथाइल हैलाइड। लेकिन प्रॉब्लम हाँ क्या है, ठीक। ऑड कार्बन के अल्केन जैसे आप बनाने जाएंगे उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, जरा देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम है आपके पास। प्रॉब्लम ये है, हमने लिया था यहाँ पर, हमने रिएजेंट क्या क्या लिए जरा देखिए। हमने लिया यहाँ पर मिथाइल हैलाइड और लिया इथाइल हैलाइड। क्यों लिया? क्योंकि हमारा जो इंटेंशन था वो ये था कि यहाँ से CH3 और यहाँ से C2H5 ये दोनों जब ऐड होंगे तो हमें प्रोपेन मिल जाएगा। हाँ तो प्रोपेन बनाने के लिए हमने मिथाइल ब्रोमाइड और इथाइल ब्रोमाइड का मिक्सचर लिया। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आई, जब हम इसको ट्रीट करेंगे सोडियम के साथ ईथर की प्रेजेंस में, तो एक ही पॉसिबल रिएक्शन नहीं होंगे, और भी पॉसिबल रिएक्शंस होंगी। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है कि इसी के 2 मोल्स आपस में रिएक्ट कर लें। तो टेस्ट ट्यूब के अंदर आप कहीं उसको स्टॉप तो करने नहीं जाएंगे कि मिथाइल ब्रोमाइड के कांटेक्ट में नहीं आएगा। हाँ तो हो सकता है, पहली पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है कि मिथाइल ब्रोमाइड के ही 2 मोल्स आपस में वुड्स रिएक्शन दे दें, हाँ तो वो क्या बना लेंगे, इथेन। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हाँ हो सकती है कि इथाइल ब्रोमाइड के ही 2 मोल्स आपस में रिएक्ट करके वुड्स रिएक्शन दे दें। ठीक है, ठीक। तो आपके पास हाँ मिल जाएगा ब्यूटेन। तीसरी पॉसिबिलिटी ठीक। जिसके लिए आपने इनको मिक्स किया था, तीसरी पॉसिबिलिटी जिसके लिए आपने इनको मिक्स किया था वो ये कि CH3 और C2H5 यानी ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करें तब प्रोपेन बनेगा। हाँ तो जब हम ऑड कार्बन का एल्केन बनाना चाहते हैं, जब हम ऑड कार्बन का एल्केन प्रिपेयर करने के लिए 2 डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स को जब हम यूज करेंगे, तो हमें ऑड कार्बन का एल्केन तो मिलेगा, लेकिन केवल ऑड कार्बन का एल्केन अकेले वो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, उसके साथ हमें 2 प्रोडक्ट और मिलेंगे जो बाय साइड रिएक्शंस की वजह से बनेंगे। ठीक है, ठीक। तो आप हाँ अगर प्रोपेन बनाना चाहते हैं वुड्स रिएक्शन से, अदर किसी मेथड से नहीं, वुड्स रिएक्शन से अगर हमें प्रोपेन बनाना है, तो केवल प्रोपेन नहीं बना पाएंगे हम। प्रोपेन के साथ डेफिनेटली आपको इथेन और ब्यूटेन भी मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए आप ठीक। पेंटेन बनाना चाहते हैं। अब पेंटेन में कितने कार्बन है, 5। तो 5 पेंटेन हाँ। बनाने के लिए मान लीजिए आपने एक 2 कार्बन का एल्काइल हैलाइड लिया और एक 3 कार्बन का एल्काइल हैलाइड लिया। आपने सोचा कि इनके बीच में जब वुड्स रिएक्शन होगा तो हमें 5 कार्बन का एल्केन यानी पेंटेन मिल जाएगा। ठीक है, हाँ लेकिन क्या इस 2 कार्बन वाले एल्काइल हैलाइड आपस में रिएक्ट नहीं कर सकते? इन्हीं के 2 हाँ। मोल्स आपस में रिएक्ट कर लें, ब्यूटेन बन तो जाएगा। इसका मतलब पेंटेन जब आप बनाने जाएंगे तो साथ में आपको ब्यूटेन भी मिलना ही मिलना है, प्लस इसके ही ब्यूटेन 2 और मोल्स आपस हेक्सेन। में रिएक्ट कर सकते हैं। हाँ तो इसका मतलब हेक्सेन भी आपको मिलेगा। मिलेगा। तो खाली पेंटेन नहीं मिलेगा। जब आप पेंटेन बनाना चाहेंगे वुड्स रिएक्शन से, तो आपको साथ में फ्री में आप पेंटेन लेने जाएंगे, लेकिन 2 चीजें आपको फ्री में लेनी पड़ेंगी, वो है ब्यूटेन और। हेक्सेन। ठीक है, तो अब हाँ प्रॉब्लम क्या होगी, जब हमें एक मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा तो अब हम उसे मिक्सचर को सेपरेट करना पड़ेगा। हाँ और ये जितने भी एल्केन्स बनते हैं, इन सभी एल्केन्स या इन सभी हाइड्रोकार्बन्स का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बहुत क्लोज होता है, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो जब बहुत क्लोज हाँ मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट होता है, डिफरेंस बहुत कम होता है, तो ऐसे मिक्सचर को सेपरेट करना भी बहुत टफ होता है, क्योंकि जब हम बॉईल करेंगे तो हाँ सब बॉईल हो जाएंगे, मेल्ट करेंगे सब मेल्ट हो जाएंगे, हाँ। तो उनका सेपरेशन एक टफ है। अब इसीलिए इसी प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम ऑड कार्बन के एल्केन्स को प्रिपेयर करने के लिए वुड्स रिएक्शन का यूज करते ही नहीं है। ठीक। This is why Woods reaction is not preferred to prepare alkanes containing odd number of carbon atom, because we get a mixture of 3 products
and their separation is a difficult process. ठीक है, ठीक। तो ये सब प्रॉब्लम है। वुड्स रिएक्शन में ये क्वेश्चन भी आता है कि ऑड कार्बन के एल्केन्स के लिए हम वुड्स रिएक्शन को क्यों नहीं प्रेफर करते। तो बात समझ में आ गई। एक एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझाया कि अगर हम प्रोपेन बनाना चाहते हैं, हमारी बहुत हमारी इच्छा है कि हम प्रोपेन बना लें, तो केवल प्रोपेन नहीं बनेगा, इथेन और ब्यूटेन आपको फ्री में मिलेगा ही उसके साथ। ठीक। ठीक है, इसीलिए हम हाँ। प्रेफर नहीं करते हैं, ये क्वेश्चन आता है। और जो ये एल्केन्स बनेंगे, इनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट इतना क्लोज होगा कि इनको सेपरेट करना भी टफ है। ये भी नहीं कि चलो बन गए इनको हम अलग कर लेंगे, इनका सेपरेशन एक दूसरे के लिए बहुत टफ है। इसीलिए, ठीक है ना, इसीलिए ये क्वेश्चन हाँ। आता है कि जो वुड्स रिएक्शन है वो केवल सिमेट्रिकल एल्केन यानी इवन नंबर ऑफ कार्बन के एल्केन्स के लिए तो ठीक है, ऑड नंबर ऑफ कार्बन के एल्केन्स के लिए ठीक नहीं है वो। ठीक। ठीक है, चलो। हाँ। नेक्स्ट रिएक्शन हमारा कोरी हाउस रिएक्शन। हाँ। अब देखिए, कोरी हाउस रिएक्शन वुड्स रिएक्शन से बेटर है। और इसको ये अनसिमेट्रिकल। हाँ, ये किस सेंस में बेटर है? ये इसलिए बेटर है क्योंकि जो ये कोरी हाउस रिएक्शन है, ये इसका यूज आप ऑड कार्बन के एल्केन्स बनाने के लिए भी कर सकते हैं, और हाँ। इसका यूज आप इवन कार्बन के एल्केन्स बनाने के लिए भी कर सकते हैं। यानी किसी भी एल्काइल हैलाइड से, इसमें भी एल्काइल हैलाइड से ही आप रिएक्शन कराएंगे, लेकिन इसमें किसी भी एल्काइल हैलाइड से आप इवन कार्बन के एल्केन्स भी तैयार कर सकते हैं और ऑड कार्बन के एल्केन्स भी उस एल्काइल हैलाइड से तैयार कर सकते हैं। यानी इस मेथड में आप इथाइल और प्रोपाइल हैलाइड को आपस में रिएक्ट करा सकते हैं, जो वुड्स में नहीं करा पा रहे थे। तो कोरी हाउस का एक एडवांटेज है ओवर वुड्स रिएक्शन, इसमें सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल दोनों एल्केन्स आप अनसिमेट्रिकल दोनों हाँ। टाइप दोनों एल्केन्स हम बना सकते हैं। ठीक है, शो कर सकते हैं।